जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप गौर कर रहे हो तो पिछले 4 से 5 दिन एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा कहो या फिर बहुत बड़ा उलटफेर आपको देखने के लिए मिला है। और आज हम इसी उलटफेर की बात करेंगे कि ये उलटफेर हो क्यों रहा है। और मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के अंदर जो टूट हुई है उसकी, उसके टेक्निकल पक्ष की भी बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पक्ष की भी बात करेंगे और साथ ही साथ में इसका एक जो सामान्य पर्सपेक्टिव है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो केजरीवाल मॉडल है जिसको बनाया गया था पारदर्शिता के आधार पर, लेकिन वास्तव में ये इतना ओपेक सिस्टम बनकर के रह गया। और जहां तक मैं आगे आपको इसमें बताऊंगा कि जिस तरीका की कहानी निकल करके आई कि भाई ये आप जानते होंगे कि अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लेकर के हो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट चलाया उसको लेकर के हो, एनजीओ से अच्छे सामाजिक कार्य को लेकर के हो, अपनी छवि ये बनाई थी। लेकिन जो बाद में आपने देखा कि स्वाति मालीवाल हो या राघव चड्ढा के, ऐसा बताया जाता है कि जो स्वाति मालीवाल के जो एक्स हस्बैंड हैं, तो उनके द्वारा ऐसे आरोप लगाए गए कि राघव चड्ढा की उसी तरीका से पिटाई की गई थी जिस तरीका से स्वाति मालीवाल की पिटाई सीएम हाउस के अंदर की गई थी। देखिए, इसी को लेकर के आपने देखा होगा कि इस तरीका के आर्टिकल्स भी छपे हैं। हरभजन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और गुस्से के साथ ही उन्होंने इनकी जो अपनी सिक्योरिटी है वो भी वापस ले ली है। उसी तरीका से देखिए, जनसत्ता का आर्टिकल है, आपके इन 7 राज्यसभा सांसदों ने छोड़ी पार्टी। और ये आम बात है, आपको बिल्कुल इस बात का पता होगा कि जो 7 सांसद हैं वो इसीलिए छोड़ के गए हैं क्योंकि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे। 10 कितने थे? 10। इनमें से 2/3 जाने थे, तभी जाकर के एंटी डिफेक्शन लॉ इन पर नहीं लगता। अब 2/3 निकलने के लिए उनमें से 7 सांसदों को जाना पड़ा ताकि जो पार्टी है वो इनको निलंबित ना करे या बर्खास्त ना करे और ये किसी भी दूसरी पार्टी में चले जाएं। 7 सांसद जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए और यहीं से जो नई लड़ाई है वो शुरू होती है। और लड़ाई कहां तक पहुंच जाती है कि आप जानते होंगे कि पंजाब के अंदर अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके पास में वहां पर 92 सीट्स हैं। कितने हैं? 92 सीट्स है। अब ये 92 सीट्स में से अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है और इस तरह की खबर निकल करके आ रही है कि लगभग 50 के आसपास जो सांसद हैं वो भी 50 के आसपास जो सांसद हैं वो भी अभी मूड बना चुके हैं कि हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाएं। अब क्या, अगर इनको एंटी डिफेक्शन लॉ से बचना है तो लगभग 61 सीटें चाहिए। अभी 50 की व्यवस्था हो चुकी है और इसमें से 11 सांसद विधायक और चाहिए। तो 11 विधायकों को मिलने के बाद में मुझे ऐसा लगता है, जिस तरीका के अभी ये जो न्यूज के गलियारों में जो खबर है कि 61 जैसे ही होंगे उसके बाद तुरंत ये पंजाब के अंदर भी सरकार गिर जाएगी। और मुझे लगता है कि 4 मई को जब ये रिजल्ट आने वाला है, आप जानते होंगे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, इनका जो रिजल्ट आने वाला है उसके बाद में मे बी मुझे लगता है कि पंजाब के अंदर से इनकी जो पार्टी है वो टूट सकती है, अरविंद केजरीवाल की। आज इसमें यही चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी बनकर के आई थी, करप्शन के अगेंस्ट लड़कर के आई थी, अपने आप में कहते थे कि भाई हम तो खुली किताब की तरह हैं। और इन्होंने, आप जानते होंगे अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, उन्होंने हर पार्टी के ऊपर, हर राजनेता के ऊपर उन्होंने भर भर के आरोप लगाए और बाद में आप जानते होंगे कि फिर उन्हीं के साथ में मिलकर के इन्होंने सरकार भी बनाई। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख नेता राघव चड्ढा और 6 और ये जाकर के शामिल हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और भी इसमें, मैंने पीछे जो वीडियो बनाई थी अभी 2 से 3 दिन पहले, मैंने वहां बताया था कि जो नवीन मित्तल हैं उनको, आप जानते हो कि राघव चड्ढा के स्थान पर ही उनको राज्यसभा में भेजा गया। ये भी जाकर के शामिल हो जाते हैं बीजेपी के अंदर। सबसे कमाल की बात तो यही है कि जिनको भेजा गया वो भी शामिल हो गए हैं। अब देखिए, आज इसके अंदर देखने वाले हैं कि हो क्या है। पंजाब में राजनीतिक ऑपरेशन और बड़ी फूट है। दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए मैंने जैसा कि बताया कि 61 पॉइंट कुछ आएगा, तो आप समझ लीजिए कि 61 पॉइंट कुछ है, तो 63 के आसपास जो विधायक हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी इनका पंजाब के अंदर सरकार गिराने के लिए। अच्छा, जैसे आप जानते हैं कि जो संदीप पाठक है एक बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं और ये वो व्यक्ति हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल को अपने से भी ज्यादा भरोसा था। क्योंकि ऐसा देखा गया था कि जब वो शराब वाले मामले में गए थे अंदर, तो उन्होंने एक व्यक्ति थे जिनको अपने से मिलने की जो अनुमति दी थी, उनमें संदीप पाठक का भी नाम आता है और ये इनको पॉलिटिकल पार्टी का सूत्रधार भी कहा जाता है। तो ये सबसे विश्वास पात्र थे अरविंद केजरीवाल के, ये भी जाकर के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। देखिए,
बात यहाँ पर बहुत बड़ी है, ये आपको समझना पड़ेगा। आज हम इसके नैतिक पक्ष की भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखिए क्या बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को ये सारा कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके पीछे के इम्प्लीकेशंस भी देखेंगे और मैं आपको एक बात हमेशा से कहता रहा हूँ, एक तो जियोपॉलिटिक्स के अंदर और जहाँ पर भी पॉलिटिक्स वर्ड आ जाए, वहाँ पर आप बार-बार एथिक्स की बात ना करें। और देखिए, भारत के अंदर जिस तरीका की पॉलिटिक्स हो रही है, आप देखिए ऐसा नहीं कि 2014 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको हमेशा आजादी के बाद की ही बात कर रहा हूं कि आजादी के बाद से लेकर के अभी तक जो राजनीति भारत के अंदर हो रही है वो कभी भी आदर्शवादी रही ही नहीं है। तो जब आदर्शवादी राजनीति कभी रही नहीं है तो हम आदर्शवाद ढूंढने क्यों निकलते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या ये वास्तव में बीजेपी जो कर रही है क्या उसे कर रही है? देखिए, हर पार्टी करती है। भारत के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, अगर उनको मिलता है मौका सरकार बनाने का तो वो बिल्कुल सरकार बनाएंगे। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में यही किया है और बीजेपी भी देखिए यही कार्य कर रही है। और मुझे लगता है कि देश की राष्ट्रवादी पार्टी अगर ये कार्य कर रही है तो अगर हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो ये देश के हित में जाता हुआ आपको दिखेगा और इसका हम बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करते हैं एज ए नेशनलिस्ट पर्सन। अब देखिए, भाजपा के साथ विलय की योजना राघव चड्ढा के द्वारा 48 और विधायकों को बताया जा रहा है, जो मैंने आपको बताया कि 50 के आसपास अभी इनके पास है और हो सकता है कि अभी जो 11-12 की जो कमी है ये भी जल्दी पूरी हो जाएगी और ये 4 मई के बाद में होने वाला है। अब देखिए, आपके अस्तित्व पर मंडराता खतरा, राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो भी छीनने की आशंका जताई जा रही है और पंजाब में सरकार गिरने या फिर विभाजन होने पर पार्टी अंदर से टूट जाएगी। और आप जानते हैं कि 2027 के फरवरी में ही यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। तो अगर पार्टी के अंदर ये फूट होती है तो आने वाले समय में, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में, इनकी 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, और मैंने बताया था कि बीजेपी वहां पर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होने जा रही है, सिंगल पार्टी, सिंगल। ठीक है, ये अभी ये अकाली वगैरह के साथ में जाकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि ये सिंगल चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा अमित शाह ने, आपको पता होगा, एक रैली में भी बोला था कि हम अब सिंगल चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो स्थिति यहां देख रहे हैं कि राघव चड्ढा आ गए हैं, संदीप पाठक आ गए हैं, ऐसे अगर सूत्रधार बीजेपी में आएंगे तो ये पंजाब के अंदर बिल्कुल मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि बीजेपी या की सरकार बनाने का एक बहुत बड़ा अवसर भी दे सकते हैं। और जिस तरीका से अभी 4 मई के बाद में आप देखना कि आने वाले समय में जो अभी 2027 में जो चुनाव होने वाला है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर है, पंजाब के अंदर है, तो उनके अंदर कार्यवाही शुरू हो जाने वाली है। अब देखिए, संगठन में विद्रोह और अविश्वास, स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा जैसे पुराने जो करीबी हैं, आप देखिए ये तो अभी गए हैं ना, इसीलिए इनकी मैं बात कर रहा हूं। बाकी तो अगर और पुराने आप देखोगे तो आप जानते होंगे योयो, ठीक है, योयो भी इसी पार्टी में थे, योगेंद्र यादव वो भी इसी पार्टी में थे, आप जानते होंगे प्रशांत भूषण वो भी इसी पार्टी में थे। तो ऐसा हम आगे आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल का जो अपना स्तर है, मानसिक स्तर है, ऐसा बताया जाता है कि वो एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, यानी कि एक कहिए कि आत्म प्रशंसक व्यक्ति हैं कि अगर कोई भी पार्टी के अंदर उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करेगा तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें, देखिए ये तो मेरे विषय में है। आगे देखा इसे, कुल विधानसभा सीटें हैं 117 पंजाब के अंदर, कितना है 117। अब 117 में से कितनी है इनके पास में, 92 है अभी आपके पास में। चर्चा का केंद्र है 63 विधायकों का समर्थन और हस्ताक्षर की जो सुगबुगाहट है ये सामने आ रही है। अब देखिए 63 का जो आंकड़ा है, चाहिए कितना, मैंने जैसे कि बताया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि संविधान के अनुसूची 10 के तहत बताया गया है कि भाई अगर कोई 2/3 मेजोरिटी यानी कि 2/3 के साथ में अगर पार्टी से जाते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। और अगर वो एक एक करके जाएंगे तो इसका मतलब है कि उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। आगे देखना, दूसरा है कि अगर 2/3 से जाएंगे तो वो उन पर दल बदल लागू नहीं होगा और वो किसी भी पार्टी में जाकर के अपनी जो पोजीशन है वो बरकरार रख सकते हैं। अब इसे ऑपरेशन जो ऐसा कोई कह रहा है कि ऑपरेशन लोटस इसका नाम दिया जा रहा है, देखिए अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन देखिए राघव चड्ढा जो है वो कथित तौर पर 48 विधायक जो मैं आपको बता रहा हूं कि उनको लेकर के भी ये आ रहे हैं। साथ ही साथ संदीप पाठक का मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक सूत्रधार हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर, और पंजाब के अंदर जो सूत्रधार थे आप जानते हैं राघव चड्ढा हैं। तो पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर आने वाले समय में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सारे कार्य जो बीजेपी है उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है इस देश को लेकर के। अब बात आते हैं अमित शाह, रणनीतिक मास्टरमाइंड, बंगाल चुनावों के साथ साथ पंजाब में विस्तार और सीमावर्ती राज्य। अब देखिए पंजाब हो या फिर उड़ीसा हो या फिर ये बंगाल हो, अभी जिसमें चुनाव है, ये बॉर्डर स्टेट है ना।
इन बॉर्डर स्टेट्स को अब घेरने की जो नीति है वो बीजेपी ने बनाई हुई है और आने वाले समय में इनके पास में एक तो जो बॉर्डर स्टेट है उनको सिक्योर करना है और देश के अंदर आप जानते हैं राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर इनकी जो मेजोरिटी होनी चाहिए जो आने वाले समय में कि ये कोई भी कानून लेकर के आए तो उस पर ऐसा ना हो जैसा अभी आपने देखा होगा परिसीमन जो बिल लेकर के आई सरकार, साथ ही साथ में आपने देखा कि 33% महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन बिल है उसको भी किस तरीका से धड़ाम से गिरा दिया गया। तो आने वाले समय में इस तरीका के जो विधेयक हैं हो सकता है कि जो वक्फ एक्ट है उसको और ज्यादा डाइल्यूट करने के लिए आगे कदम बढ़ाए जाएं। अभी आप जानते हैं कि सीए को लेकर के या फिर एनआरसी को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बहुत ज्यादा अभी जरूरत पड़ने वाली है आने वाले समय में। तो ये जो जरूरत है इसको पूरा करने के लिए बॉर्डर स्टेट भी सिक्योर करने पड़ेंगे और साथ ही साथ में विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इनका अपने बहुमत होंगे। तो ये जो भी लॉ बनाएंगे एक तो स्टेट से बनवा सकते हैं या फिर सेंटर एक कानून बना करके जब उनको देगा तो जो स्टेट्स होंगे वो आसानी से इसको लागू कर पाएंगे। अब देखिए इनकी रणनीति देखिए, रणनीति क्या है कि एकनाथ शिंदे का जो गुट का सूरत, गुवाहाटी, असम शिफ्ट होना हो और उसके बाद में आप जानते हैं कि किस तरीका से महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने शतरंज खेल करके अपनी सरकार बनाई। पंजाब देखिए विधायकों को असम या अन्य सुरक्षित स्थानों पर संभावित अभी शिफ्ट करने की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बता दिया 2/3 से वो आए हैं तो इसलिए उन पर किसी तरीका का एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता और जो विधानसभा के अंदर से आने वाले हैं उनको बताया 50 के आसपास व्यवस्था है, अभी 11-12 की व्यवस्था और करनी है तो वो भी हो जाने वाली है। उसके बाद देखिए उद्धव ठाकरे ने सत्ता भी खोई और पार्टी के भी 2 फाड़ हो गए हैं। जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ वही आपको एग्जैक्ट होता हुआ आप पंजाब के अंदर आपको नजर आने वाला है धीरे धीरे से। अब देखिए इसके अंदर आपको ये देखना होगा राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो जाने वाला है दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात। इलेक्शन कमीशन का जो नियम है वो पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन कमीशन सिंबल 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा होना आवश्यक है। और जैसे ही ये धीरे से आप देखिए यहां गिरेगा, पंजाब के अंदर जाएगा, दिल्ली के अंदर जाएगा तो ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी नहीं रह पाएगी। उसके बाद देखिए आपका दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में भी चुनावी प्रदर्शन का आधार यह जो प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त करने वाला है। लेकिन आप जानते होंगे कि दिल्ली के अंदर इलेक्शन हो गया, पंजाब के अंदर ये काम है, लेकिन अभी गुजरात के अंदर इलेक्शन होने वाला है 27 में। तो धीरे धीरे से इनके ये जो 4 स्टेट है इनको भी छीन लेंगे और राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो भी खत्म हो जाएगा। यदि पंजाब यूनिट का विलय होता है तो आम आदमी पार्टी का जो दर्जा है वो पूरी तरीका से खत्म हो जाएगा और राष्ट्र दर्जा इनसे छीन लिया जाएगा। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की इसके विषय में। अब देखिए आप देख रहे होंगे कि जो आम आदमी पार्टी है खासकर उनके जो अरविंद केजरीवाल हैं वो किस छवि को लेकर के सत्ता में आए थे। वो आए थे कि देखिए हम करप्शन के अगेंस्ट हैं। आपने देखा कि उनके ऊपर किस तरीका के आरोप लगे। अच्छा ऐसा नहीं है कि उनसे कोई बोलता था, लेकिन वो खुद ही 36 की जगह 42 नंबर की शर्ट पहन करके दिखाते थे कि देखिए मैं तो अच्छा 5 रुपए वाला पेन लगा लेते थे। तो आम आदमी की जो छवि है उसे बनाने में खास आदमी से ज्यादा पैसा उनके ड्रेसिंग पर खर्च किया जा रहा था, ऐसा भी जो है वो न्यूज निकल करके आई थी उस समय पर। में अब देखिए ये कांग्रेस हो या फिर जो उस समय के जो विपक्षी दल थे उनके अगेंस्ट ये सत्ता में आए थे, लेकिन जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने आकर के तुरंत उनसे विलय कर लिया, उनके साथ सरकार बना ली। आपने देखा होगा कि सत्ता में आने से पहले ये मना करते रहे थे कि मैं सत्ता में मुझे आना ही नहीं है, मुझे पॉलिटिकल पार्टी बनानी ही नहीं है, हम तो एनजीओ की तरह कार्य करेंगे, लेकिन बच्चों की कसम खा गए थे। उसके बाद ये सत्ता में आए तो हमेशा इनकी कथनी और करनी के अंदर जो अंतर है वो देखने के लिए मिलता रहा। और आज आप जानते हैं कि भाई मीडिया का समय है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप प्रिंट मीडिया हो जिसे आप कंट्रोल कर पाएंगे, सोशल मीडिया का समय है, तो जो खबर है वो बहुत तेजी से फैल जाती है। और आज इनकी जो छवि है वो बुरी तरीका से अब धूमिल हो चुकी है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल का जो धीरे धीरे से जो तिलिस्मी चरित्र था वो सामने आ गया है और उनकी जो छवि बनाई गई थी एक आम आदमी की वो भी तरकती हुई नजर आ रही है। देखिए भारत का जो संविधान है उसकी 10वीं अनुसूची पैराग्राफ 4 में किसी भी पार्टी का अगर 2/3 सदस्य जाते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता। अब देखिए इलेक्शन कमीशन की पुस्तिका क्लॉज 6 के अंदर बताता है, 6B के अंदर की राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो जब ही होगा जब किसी भी 4 राज्य में उसे राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका हो। अब न्यूज आर्टिकल बहुत सारे हैं जिसने इसे कवर करा है, आंतरिक कल है, आप जानते हैं स्वाति मालीवाल हो या फिर इनकी पार्टी में पहले से ही योया से लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरीका से आशुतोष वो जो पत्रकार है क्लियर वो सब चलाते हैं। और ये सब मिलकर के एक बात समझ में आती है कि एक कवि भी हैं, आपने देखे होंगे आपने
ठीक है, एक दीवाना कहता है, कुछ इस तरह की कविता गाते थे, वो कभी भी अब ऐसे ऐसे व्यक्ति निकाल करके इन्होंने बाहर फेंक दिए कि जो इनकी छवि को या इनके जो अपना ऑरा है उस पर डोमिनेट कर सकते थे, तो उनको बाहर निकाल करके खड़ा कर दिया। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात मैंने जो बताई है कि देखिए बॉर्डर स्टेट है, एक तो ये भी कारण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से भी ये बीजेपी कार्य कर रही है। दूसरा है बीजेपी का जो क्षेत्रीय विस्तार है, आप देखे होंगे कि जिस आजादी के बाद में धीरे धीरे से जो तो सीपीआई हो या क्षेत्रीय दल जो उभर करके सामने आए थे, उनके उभार के सबसे बड़े कारण क्या थे? उनके उभार के कारण थे समाजवाद। देखिए आप जानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, यानी कि मैं नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा हूं, नेशनल कांग्रेस का जो चरित्र है वो शुरू से कैसा रहा था? वो समाजवाद रहा था। उनका जो वोट बैंक है वो कौन है? आप जानते होंगे, माइनॉरिटी, भारत के तथाकथित माइनॉरिटी, वो उनके वोट बैंक है। लेकिन इसी का जो सबसे बड़ा प्रारूप है, वो जो स्टेट की पार्टी थी, आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर बीएसपी आ गया, समाजवादी पार्टी आ गया, आपने देखा तमिलनाडु के अंदर डीएमके, एआईडीएमके आ गया, आपने देखा केरला के अंदर सीपीआई, सीपीआईएम, इस तरह की जो पार्टी है, आपने देखा उड़ीसा के अंदर जो बीजू पटनायक है उनकी पार्टी आ गया। तो ऐसे जो क्षेत्रीय दल थे, जो कांग्रेस जो कार्य कर रही थी समाजवाद का, उन्होंने उससे बढ़कर के कार्य किया और उसी कहिए कि या फिर उसी तरीका का अपीजमेंट किया, जिससे ये क्षेत्रीय दलों का उभार तेजी से हुआ। इन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स की और समाजवाद के नाम पर अपनी सत्ता बनाई। लेकिन आज जब बीजेपी ये जो इनके द्वारा जो साम्राज्य बनाए गए थे, उन साम्राज्य को आप बंगाल के अंदर टूटता हुआ देख रहे हैं, आपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के अंदर टूटता हुआ देखा, आपने यूपी के अंदर 2017 में टूटता हुआ देखा, और अभी भी आप देखिए 2027 के अंदर फिर बीजेपी 300 प्लस सीट लेकर के आ रही है। आप देखिए बिहार के अंदर आपने देखा, तो जिनको हम कहते हैं ना कि भाई नॉर्थ ईस्ट के बेल्ट के अंदर तो ये यूपी, बिहार, यहां तो बड़ा जातिवाद चलता है। तो जातिवाद, ये दो जो स्टेट जिनका नाम बदनाम था, उन्होंने इस जातिवाद के जो तिलिस्म है इसको तोड़ करके रख दिया। अब देखिए बीजेपी का जो उभार है उसका कारण यह है कि जो कांग्रेस ने बनाया था आजादी के बाद से, अब वो जो परसेप्शन है वो टूट चुके हैं, और ये जो पॉलिटिक्स है, जिस तरीका की समाजवाद की जो पॉलिटिक्स है, उससे देश हार चुका है। और देखिए कमी तो है, लेकिन हम आगे उसमें बात करेंगे कि कमी दूर कैसे करी जाएंगी। आगे देखना, विपक्ष का मनोविज्ञान पर दबाव। देखिए बंगाल के अंदर इंडी अलायंस, आप जानते होंगे कि जो लोकसभा 2024 के अंदर बनाया गया था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ चुका है। अब ये जो इंडी अलायंस है, इसकी कमजोरी आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये जो इंडी अलायंस है, इसका जो कोर वोटर है वो भारत का माइनॉरिटी, तथा कथित माइनॉरिटी जो 14-15% है, जो कि कहीं लिखा भी नहीं है कि माइनॉरिटी कितने परसेंटेज पर होगी, लेकिन बस बता दिया गया है कि माइनॉरिटी है। परसेंटेज कुछ नहीं कहता, संविधान कौन माइनॉरिटी होगा इसका भी कोई नहीं कहता, लेकिन वो माइनॉरिटी है। तो इसके अंदर जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम है, इनका कोर वोटर है। अच्छा, इन्हें लगता है कि ये जो वोट करते हैं, आप जानते होंगे कि मुस्लिम जो वोट करते हैं वो मन से नहीं करते, उनको जो आदेश दिया जाता है उसके साथ वोट कर देते हैं वो। तो उनको आदेश दिया गया कि भाई आप जाइए कांग्रेस को वोट कीजिए, क्योंकि यही राष्ट्रवादी दल को हरा सकता है। अच्छा, राष्ट्रवादी दल को हराना इन्हें क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रवादी जो दल आएगा, कोई भी, जैसे बीजेपी आएगा, तो वो क्या करेगा? वो देश के अंदर वही है कि सीए लागू करेगा, वो देश की बाउंड्री को, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई बॉर्डर स्टेट है, उनको जो है वो क्या करेगा? पूरी तरीके से बंद करेगा। पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो, इनको बाहर निकालेगा, जो कि ये नहीं चाहते, इसीलिए जो इनका कोर वोटर है। लेकिन मजे की बात यह है कि आप जानते होंगे कि अभी एसआईआर के द्वारा जितने भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, म्यांमारी भारत के अंदर रह रहे थे, उनका जो वोट है वो कट चुका है। अच्छा, ये जो वोट कटा है, तो ये जो इनके ऊपर जो जीने वाली जो पार्टी थी, जिनमें हम इंडिया अलायंस की पार्टी कह सकते हैं, ये सारी की सारी पार्टी यही मुस्लिम वोट के ऊपर है। लेकिन ये मुस्लिम वोट इतनी ज्यादा तादाद में अगर जाएगा सबके पास, तो वो बट जाएगा, और यही इनका जो वोटर है, यही इनका जो है बट जाएगा, और इसीलिए सत्ता में कभी भी नहीं आ पाएंगे। आप यही कीजिए कि जो बीजेपी है उसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि उसने ये पूरा का पूरा जो 13, 14, 15% जो वोट है, ये इनकी झोली में डाल दिया, और बाकी बचा हुआ 80-85% जो वोट है वो अपने पाले में है। अब इनके पास में ये है कि ये जो 80-85 वोट हिंदू वोट है, इसमें से कास्ट के आधार पर आप देखे होंगे, या ऊंच नीच के आधार पर, किसी भी आधार पर जो भी वोटर तोड़ करके ये मुस्लिम के साथ मिला लेंगे, ये राजनीति रह गई है इंडिया अलायंस की, या फिर विपक्षी दलों की, ये इनकी कमजोरी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जितना भी ये हवाई किले बनाए गए थे वो टूट रहे हैं, और इसके अंदर दूसरा मैंने आपको ये बताया कि
की जो छवि गढ़ी गई थी अब वो टूट चुकी है। और तीसरा मैंने ये बताया कि राघव चड्ढा ना सिर्फ राज्यसभा के यानी कि सांसदों की बात करें, बल्कि विधानसभा के लगभग 63 सांसद लेकर के इधर आने वाले हैं, जिससे इनकी जो पार्टी है उसका नेशनल पार्टी का जो दर्जा है वो भी छिन जाएगा। और चौथा मैंने बताया कि मैं इसमें कुछ भी बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि यहां पर एथिक्स हमें नहीं देखनी है। जो राष्ट्र के लिए अच्छा है और राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्र के लिए अच्छी है, इसीलिए हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, यहां एथिक्स नहीं देखनी चाहिए। और लास्ट में मैंने बताया कि ये जो जितनी भी क्षेत्रीय दल है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी आती है, ये जो क्षेत्रीय दल है आने वाले समय में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कोर वोटर है उसकी पॉपुलेशन इतनी रहेगी नहीं। आने वाले समय में इनको उठा करके बाहर डाला जाएगा, जो भी इलीगल यहां पर हैं, तो ये बट जाएगा 14-15 पार्टीज के अंदर, तो उसकी जो प्रभाविकता है वो भी नहीं बचेगी। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आगे आने वाले समय में ये कमीशन, आप जानते हैं डिलिमिटेशन कमीशन आने वाला, और डिलिमिटेशन होने के बाद में इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनका जो विस्तार है वो छोटा कर दिया जाएगा, और पॉपुलेशन इस तरीका से डिवाइड की जाएगी तो जो 13-14% वोट है उसका उस तरीका से एफिशिएंसी रहेगी नहीं, कि बेशक 13-14% हो, लेकिन इनके जो सांसद हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 ही पहुंचेंगे संसद के अंदर। तो ये आने वाले समय में ये इनका भविष्य है। फ्रेंड्स, बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। लेक्चर अगर आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।